तो मजलिस पर जमाल आएगा, वरना ताउमर नानी का ख्याल आएगा। ऋतु में जिंदाबाद, ऋतु में जिंदाबाद। बैंड होती है यही वाली अंग्रेजी तो खत्म कर दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका दीन ईमान क्या है। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी तकलीफ क्या है। मैं राजनीति करने की आरोपी हूँ। मुझ पे राजनीति करने का पहला आरोप तब लगा जब मैं चुनाव हारने के बाद मैंने कहा कि मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकती, और पूरी हिम्मत से मैं अगले दिन अपने क्षेत्र में घूम रही थी। एक जगह से कहीं रोने की आवाज आई, वो मैं उस घर के अंदर गई, मैंने पूछा किसकी मौत हुई है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो एक शिक्षक थे 4th ग्रेड के टीचर, उनकी आपके चुनाव के दौरान जो ड्यूटी लगी थी सीतामढ़ी शहर में, वहां पे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। भाई कैमरामैन है। मुझे वो घर जाना पहचाना लगा, मैं वहां वोट मांगने के लिए गई थी। मैं उस घर के अंदर गई, एक महिला जो बेवा हो चुकी थी, बस 35 साल की होगी, उसके 4-5 बच्चे, घर से अंदर से जो रोशनी छेद होने की वजह से, झोपड़ा था और छेद होने की वजह से रोशनी अंदर छन के आ रही थी। ऐसा जज्जड़ हालात था उस झोपड़ी का, आप समझ सकते हो। मुझे पता चला कि इनकी ड्यूटी इलेक्शन में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई है, तो मैंने कहा इनको तो मुआवजा मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैडम मुआवजा का पेपर तो वीडियो ने फाड़ के फेंक दिया कि 1st ग्रेड वाले का तो मुआवजा का पता नहीं होता, तुम 4th ग्रेड 7,000 कमाने वालों के लिए मुआवजा मांगने आए हो। मैंने कहा वो पेपर कुछ है आपके पास? मैंने वो पेपर देखा, उन्होंने बकायदा साइन किया था, ज्वाइन किया था ड्यूटी। उसके 10 मिनट बाद, ज्वाइन करने के 10 मिनट के बाद उनको पेन होता है, हार्ट अटैक से मौत होती है। मैं अगले दिन उस घर के सामने आती हूँ, 2 लोगों को बिठाती हूँ और मैं वहां से चल के 180 किलोमीटर दूर पटना जाती हूँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, और वहां जाकर के मैं कहती हूँ कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति, मंजूर आलम इनका नाम था, इन्होंने इलेक्शन ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, इनका मुआवजा बनता है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुआवजा तो बनता है, पर आप क्या यहाँ राजनीति करने आई है? मैंने कहा 100% राजनीति करने आई हूँ मैं, कोई संशय नहीं रखिएगा कि मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ। मैं शुद्ध और विशुद्ध रूप से राजनीति करने आई हूँ। अगर एक जिसके पिता की मौत हो गई हो और 4 छोटे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग माता पिता हो और एक जवान बेवा हो, उसको अगर मैं 15 लाख दिलवा पाऊं और उसका घर चल सके, अगर ये राजनीति है तो मुझे गर्व है कि मैं कोई आपको रखने की जरूरत नहीं है कि मैं राजनीति, मैंने कहा शुद्ध रूप से राजनीति करने आई हूँ। दूसरा, और आप यकीन मानिए वो इलेक्शन कमीशन का सबसे सीनियर मोस्ट बैठा हुआ आदमी, वो हिल गया मेरी बातों से, और उन्होंने फॉलो अप कर करके 15 लाख रुपए दिलवाए, और उसके अलावा भी और जो होती थी वो सारे पैसे मिला के तकरीबन 20-25 लाख उस परिवार को हम दिला पाने में सफल हुए। दूसरा, हमने बिहार पहुंचे तो हमें ये लगा कि बहुत ऐसे प्रतिभावान बच्चे पैसे के अभाव में वो यूपीएससी, बीपीएससी या और अलग स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकाल पाते हैं। इनको अगर फ्री में पढ़ाया जाए, आर्थिक रूप का बोझ इस पे ना पड़े, तो ये बच्चे तो चमत्कार कर सकते हैं। मेरे पति जो आईएएस अलाइट से थे, उनकी नौकरी मैंने छुड़वा दी, और मैंने कहा यहाँ गरीब बच्चे जो हैं यही पटना के गंगा घाट पे पढ़ेंगे और आप इनको पढ़ाओगे। और वो पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, और जब बीपीएससी की रिजल्ट आई तो 17 बच्चे ने वहां से गंगा घाट से बीपीएससी क्वालिफाई किया। कई लोगों ने कहा रितु जायसवाल राजनीति कर रही है, मैंने कहा डाउट कहाँ है, डाउट कहाँ है? मैं राजनीति कर रही हूँ, मैंने एक घाट लिया है, मैं यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रही हूँ। दूसरा घाट भी खाली है, बोलो भाजपा का नेता आकर के मेडिकल की तैयारी करा दे। तीसरा घाट भी खाली है, बोलो आईआईटी की तैयारी कराए। इतने घाट है, सारे लोगों को बोलो ना जो राजनीति कर रहे हो ये राजनीति कर ले, और अगर गरीब बच्चों को आप पढ़ा करके आर्थिक बोझ उस पर ना करे, आप पढ़े और उसको अगर आप नौकरी निकाल पाते हो, निकलवा पाते, ये राजनीति है। तो मैं गर्व से कहती
मैं राजनीति हूँ, राजनीति कर रही हूँ, और अगर ये राजनीति की मैं आरोपी हूँ तो मैं ये आरोप मुझे स्वीकार है, और इसकी जो सजा होगी वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने दिल्ली की जिंदगी, मेरे पति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर एज ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एक बड़ा पद होता है जैसे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स आप सुनते हो, वैसे एक पद पे थे। और वहां पर मैं एक गांव में पहुंचती हूँ और उस गांव के हालात को देख करके मैं जब हिल जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अब तक जो मैंने जिया है वो अपने लिए जिया है, अब मुझे दूसरों के लिए जीना है। मैं अपने दिल्ली के घर बंगले सबको छोड़ के उस गांव में आके मुखिया का चुनाव लड़ती हूँ। मेरे भाई मेरी माँ मुझसे सालों बात नहीं करते हैं कि इस लड़की ने परिवार का प्रतिष्ठा ले लिया, इसकी शादी इतने बड़े घर में की, और ये कहती है गांव में मुखिया बन के रोड बनवाऊंगी, वृद्धा पेंशन करवाऊंगी, राशन कार्ड बनवाऊंगी। मैंने कहा ये तो मैं करूंगी, क्योंकि जरूरत यही है। अगर गांधी ने भी अपने नफा नुकसान का सोचा होता तो विदेश में रहकर बैरिस्टर की नौकरी कर रहे होते और हमारा देश अब भी गुलाम होता। और आज भी हमारा देश, खासकर बिहार राज्य की बात कर ले अगर हम, देश को आजादी मिली लेकिन आर्थिक रूप से आज भी गुलाम है, क्योंकि हमारे यहाँ के युवाओं को 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे गुजरात में और देश के हर कोने में अगर पड़े हुए हैं। वो बिहार सरकार जो बिहारी को दिहाड़ी नहीं दे पाई, बिहारी को एक दिन की दिहाड़ी नहीं दे पाई, 2 वक्त की रोटी के लिए भी जहाँ के युवाओं को बाहर जाकर के मजदूरी करनी पड़ती है, लानत है ऐसे बिहार सरकार के। 20 सालों से सत्ता में बैठे हो तुम, जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे 20 साल से सत्ता में बैठे थे, लाते मंगल राज ले आते, मगर एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त के आंकड़े से अभी अपराध के आंकड़े न जाने कितने गुना ज्यादा बढ़ गए। यह स्थिति है। बात महंगाई की नहीं करनी है, अपने यहाँ के लोगों को 2 वक्त की दिहाड़ी नहीं दे पा रहे वो नहीं करनी है, शिक्षा की बात नहीं करनी है, चिकित्सा की बात नहीं करनी है, ब्लॉक के भ्रष्टाचार की बात नहीं करनी है, चारा चोर की बात करते हो। सबसे बड़े चोर तुम्हारे अधिकारी हैं, बिहार में ब्लॉक में बैठे हुए। एक राशन कार्ड के लिए, एक वृद्धा पेंशन के लिए, एक आवासीय, एक जातीय बनवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए ना जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, और उसके लिए जो एक गरीब अपना कलेजा काट के, पेट काट के जो घूस भरता है ना, उससे बड़ा कोई करप्शन नहीं है, उससे बड़ा कोई करप्शन नहीं है। और जिसने उसको क्या सिखाओगे, बड़ी धमकियां मिलती है मुझे। मैंने कहा जिसने अपना बंगला छोड़ दिया है ना, उसको नहीं सिखाओ। होंगे तुम्हारे मोदी जी जो चाय बेचते थे, आज वो प्रधानमंत्री बन गए, तो 72-70 लाख का जो भी सूट पहनते उनको अच्छा फील होता होगा, फील गुड होता होगा, क्योंकि उनको पहली बार मिला, उनको एसी पहली बार मिला होगा। भाई चाय बेचने वाले थे तो जो बने तो उनका तो प्रमोशन हुआ ना। मैं तो उस जगह पे एसी में रहने वाले, जिसने एसी के अलावा हवा खाई नहीं थी, वो एसी की हवा छोड़ करके अगर गांव में आके धूप खा रही है, ये त्याग है। वो बंगला छोड़ करके झोपड़ी में आकर के रही, वो त्याग है। और मैंने अपने लोगों के लिए वो त्याग किया है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी सेल्फिश हूँ। मैं सेल्फिश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आपका काम होता है, मुझे अच्छा लगता है कि सड़कें बने, आप अच्छी सड़क पे चले, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपको रोजी रोटी वही मिले, ये मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मुझे कहते हैं कि बड़ी सेल्फिश भी है, मुझे मंजूर है ये सेल्फिश। आज भी अगर कहते हैं चुनाव है तो गई है, हाँ चुनाव है तो आई हूँ, है चुनाव, क्योंकि चुनाव ही है जो व्यवस्था परिवर्तन अगर चाहते हो तो सत्ता परिवर्तन करना होगा, उसका जरिया चुनाव ही है। और ये चुनाव तभी आप जीत सकते हो, अपनी पसंद की सरकार तभी आप बना सकते हो जब आप वोट डालोगे। ये नालायक निकम्मी सरकार, डबल इंजन, जहाँ हमारे ये देखिए जितने हैं ये सब होंगे बिहार के, सब ये सब बिहार के। ये दिया है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी वहाँ पे कोई साधन व्यवस्था नहीं,
बोलेंगे अच्छा तो लालू जी के समय था क्या? अरे तो नहीं था या था? रेल कारखाना और तमाम कारखाने तो तभी खुले, तुम क्या क्या खोले ये बताओ ना। ये स्थिति है। और उसके बाद तो अब कई तरह के हमले हो रहे हैं, कई तरह के हमले। नहीं, सांप्रदायिकता को पे वार करो, धर्म पे वार करो, सब पे वार करो। जाती हूँ मैं जहाँ पे जितना, मैं तो सभी धर्म को मानने वाली हूँ। मेरी तो पैदाइश जिस जगह की है उस जगह का नाम है हाजीपुर, और उसके बारे में कहा जाता है कि हाजीपुर हजरत का डेरा, मामू भांजा पीर और ताजबाज का पोखरा है, पत्थर का मस्जिद। मेरी तो सुबह की आंख या तो मस्जिद के सुबह की अजान से खुलती थी या हनुमान की आरती से खुलती थी, या तो मैं मेरी मम्मी के साथ कभी मंदिर जाती थी या कभी मजार पे चादर चढ़ाने जाती थी। ये संस्कार, ये चीजें मुझे मेरे घर से मिली हैं कि मैं भेद कर ही नहीं सकती। ये तो मेरी परवरिश है। जहां मुझे तो मैंने देखते देखते कैसे हवाओं का रंग जहरीला हो गया, ये 11 सालों में देखा है। पहले जब ट्रेन में बैठे होते थे तो महिला चाहे बुरखे की हो या बिना बुरखे की, चाहे आपकी दाढ़ी हो या नहीं हो, सब अपने घर से लाए हुए खाने को एक साथ खाते थे। ये देश की खूबसूरती थी। जहर घोल दिया उस प्रेम में, जहर घोल दिया उस खाने में। लोग पहनावे, कपड़े और उससे जज करने लगे, रंगों तक को बांट दिया, इस पर जज करने लगे। ये 11 साल में ये नफरत बो दी, भाई को भाई नहीं रहने दिया, धर्मों में बांट दिया। ये धर्म की राजनीति करने वाले, धर्म की आड़ में गंदी राजनीति करने वाले, इनकी मनसा को सफल नहीं होने देना। हमें वही हिंदुस्तान चाहिए जहां लता मंगेशकर के गाने भी रेडियो में उतनी ही प्रेम से सुनते थे जितने कि मोहम्मद रफी के गाने सुनते थे, जितने कि आबिदा परवीन के गाने सुनते थे। चाहे वो गानों की आवाज इस मुल्क से होकर उस मुल्क तक जाए या उस मुल्क से होकर के इस मुल्क तक आए, प्रेम ही था। ये तो झगड़ा लगवाते हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं यहाँ, और 70 लाख के सूट वाले बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान। अभी एक वीडियो भी आया था, चादर भी चढ़ाने गए थे। तो नफरत वहां करवाते हो, दंगे वहां फैलाते हो जहां बेचारा गरीब का बच्चा बेल भी ना करवा पाए, और तुम अपने सत्ता की सोचते हो। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवाद की पार्टी है। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है और सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से सम्मान करती है, और सबके लड़ने के लिए खड़ी है, सबके हक के लिए लड़ने के लिए खड़ी है। आप लोगों ने 17 महीने के तेजस्वी के कार्यकाल को देखा है, देखा है कि किस तरह उन्होंने जितनी नौकरियां हो सकती थी 5 लाख से ज्यादा उन्होंने दिया। और तमाम उनके जो, आपको देखो क्या होता है ना, एक चावल से पता चल जाता है कि चावल पका या नहीं। तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल को आप स्वर्णिम काल मानोगे या नहीं मानोगे? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। बस एक मौका, सत्ता परिवर्तन बिहार को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप सब लोग एक होकर के जहां भी हैं पहुंचिए और बिहार को जिताइए, अपने नेता को जिताइए, अपने पसंद का नेता चुनिए, तभी जा करके, मैं वही बात कह रही हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। अपील करने आई हूँ आप लोगों से कि अगर जैसे भी जाना पड़े लेकिन आप पहुंचिए। संविधान ने जो अधिकार दिया है वोट देने का, उस अधिकार का पूरा उपयोग कीजिए और वोट जरूर देने आइए। बिल्कुल। वो तो सब लोगों ने बोला ही है। आप लोग सब अपने अपने बीएलओ को फोन कीजिए, 2-3 दिन का वक्त है। जिनका नाम कट गया है वो यहाँ से भी ऑनलाइन करके जुड़वा सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर किसी का इस बूथ से उस बूथ पे हो गया है, आप वोट डालने के उस बूथ पे पता चला वहाँ नाम नहीं है, उस बूथ पे हो गया है, तो ये चीजें पहले से क्लियर रहेंगी तो आप वोट डालने जाएंगे तो डाल पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, ये बहुत जरूरी है।
बस मैं वही आप लोगों से अपील करने के लिए आई हूँ, इससे ज्यादा मैं आप क्या करूँ। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिन लोगों ने भी इतना सम्मान दिया और आप सबकी जो भीड़ यहाँ पे है, मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।